ये कहानी है नसीम, उसका हस्बैंड तारिक और उनका बेटा कामरान। नसीम एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। कराची जैसे शहर में जब उन्होंने आंख खोली तो उनको एहसास हुआ जिस घर में वो पैदा हुई हैं उस घर में कुछ खास दौलत की रेल पेल नहीं है। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। लेकिन मां बाप इतने प्यार करने वाले, शफकत करने वाले, उन्होंने अपनी बेटी को जहां तक हो सका स्कूल भी पढ़ाया। लेकिन कुरान मजीद उनके यहां जिस तरह चला आ रहा था, सबसे पहले काम जो वो करते थे अपने बच्चे को कुरान मजीद पढ़ाना। नसीम जैसे ही जवान हुई तो उसने भी घर के अंदर मोहल्ले के कुछ जो बच्चे थे उनको कुरान मजीद पढ़ाना शुरू कर दिया। वक्त इस तेजी से गुजरा कि पता ही ना लगा, सादगी का दौर था। ये कहानी आज से काफी अरसा पहले कराची की है। आज किसी भी शहर का नाम लें तो वहां की गहमा गहमी, वहां की ट्रैफिक, वहां का शोर, वहां की बिल्डिंग्स, वहां के इंसानों का हजूम, हर चीज बहुत तब्दील है। लेकिन आज से 20-30 साल, 40 साल पुराना जो कराची था वो बहुत ही बदला हुआ कराची था। मिजाज था कराची का जिसमें आज बहुत तब्दीली आ गई है। कराची वो शहर है जिसने पाकिस्तान के हर शहरी को, पाकिस्तान के हर बासी को अपने अंदर ऐसे समो लिया है कि जैसे मां अपने बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है। जो भी कराची में गया फिर कराची का होके रह गया। ये जिन दिनों की कहानी है उन दिनों में सिर्फ कराची के लोग ही कराची में मौजूद थे। इर्द गिर्द के लोग कमाने की घर से बहुत अभी कम जाना शुरू हुए थे। ये बहुत बाद में शुरू हुआ। वक्त पर लगा के उड़ गया, नसीम के रिश्ते आना शुरू हो गए। एक ऐसा रिश्ता जिसमें वो एक सरकारी मुलाजिम थे। बहुत ज्यादा तनख्वाह तो नहीं थी लेकिन इतनी थी कि हर महीने ये अंदाजा था कि इतना बजट आ जाएगा, उसमें पेट भर के खाना मिल जाएगा। क्योंकि जिस घर में नसीम ने आंख खोली थी वहां पे कभी कभी फाका भी काटा था। वालिदैन ने जब ये देखा लड़का जिसका नाम तारिक है, ना सिर्फ मिजाज का बहुत अच्छा है, किरदार का बहुत अच्छा है, बल्कि नौकरी भी ऐसी है कि बीवी को खुश रह सकेगा, फौरी तौर पे ना सिर्फ हां कर दी बल्कि नसीम की तारिक के साथ शादी भी कर दी। एक सादगी से शादी हुई। मां बाप जितना एहतमाम कर सकते थे उस हिसाब से एहतमाम हुआ और यूं नसीम अपने पिया घर सुधार गई। नसीम मर्दों का नाम भी होता है, नसीम औरतों का नाम भी होता है। नसीम जैसे ही तारिक के घर में दाखिल हुई उसने उसी तरह उसको अपना घर समझ के खिदमत करना शुरू कर दी जिस तरह वो अपने मां बाप के घर में रहती थी। पहले दिन से ही इस अंदाज में उसने उस घर को संभाला कि तारिक की मां जो सास के रूप में थी उसको भी एक बेटी का रूप मिला। उसने नसीम को बिल्कुल बेटी की तरह पाया क्योंकि तारिक की जो बहन थी उसकी शादी हो चुकी थी। घर में एक मां थी। नसीम ने उस मां को अपनी मां समझा और पहले दिन से ही उनकी ऐसी खिदमत करनी शुरू की कि नसीम भी खुश था कि उसको अल्लाह ताला ने ऐसी जबरदस्त बाकिरदार बीवी दी है। यूं ही छोटी सी फैमिली हंसी खुशी उस घर में गुजारा करने लगी। तनख्वाह आती, उस तनख्वाह में इस तरह मैनेज करती नसीम कि जिस तनख्वाह में बचना ही कुछ नहीं चाहिए था, महीना खत्म होने से पहले ही तनख्वाह खत्म हो जाती, वहां पे वो बचाने भी लगी। वक्त गुजरा, अल्लाह ताला ने उनके यहां एक बेटी दी। दोनों मियां बीवी अल्लाह की इस देन पे बहुत खुश थे। फिर कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने उनके यहां एक बेटा दिया। बेटे का उन्होंने नाम कामरान रखा क्योंकि तारिक खुद
एक सरकारी मुलाजिम थे, बेशक नौकरी बहुत छोटी सी थी, तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन सरकारी मुलाजमत मिली ही इस वजह से थी, क्लर्क की नौकरी थी, कि वो खुद पढ़े लिखे थे। इसलिए उन्होंने फौरी तौर पे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जितना वो कर सकते थे हर वो इकदाम उठाया। ये उनकी बेटी भी पढ़ना शुरू हो गई और बेटा भी। घर का माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन मां बूढ़ी हो चुकी थी और अब बच्चे अभी छोटे ही थे कि मां भी अल्लाह को प्यारी हो गई। जिस घर में नसीम और तारिक रहते थे, ये एक छोटा सा 2 कमरों पे मुश्तमिल एक घर था, जिसका एक बड़ा सा सहन था, बरामदा सा बना हुआ था। सहन के बाद एक बरामदा सा था और बरामदे के आगे कमरे से बने हुए थे। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी कि कामरान, जिसको घर में प्यार से सब कामी पुकारते थे, मां बाप का बेटी की ही तरह ऐसा लाडला था कि जो भी फरमाइश करता, कोशिश करती मां और बाप उसकी फरमाइश पूरी करें। लेकिन बेटा था, बाहर जाता था पढ़ने के लिए, तो उसकी फरमाइशें बेटी की निस्बत हमेशा ही ज्यादा होती। वो हमेशा ही ऐसी ज्यादा फरमाइश करता कि मां बाप परेशान हो जाते, फिर भी उसकी फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करते। कॉलेज से जब यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ तो एक रोज कामी मां के पास आया और मां से कहा, मां मुझे पैसे चाहिए, दोस्तों का ट्रिप है जो बाहर जा रहा है, मैंने भी उनके साथ जाना है, तो मुझे ये रकम चाहिए। जिस रकम का वो तकाजा कर रहा था वो एक बहुत बड़ी रकम थी। मां ने उसकी हमेशा ख्वाहिश पूरी की थी, आज भी उसको वो रकम दे देती अगर इतनी ज्यादा ना होती, जो उनकी इस्तात से बहुत ज्यादा थी। मां इतनी जमा उसके पास नहीं रखी थी रकम कि वो अपने बेटे को उठा के दे देती। वो चुप करके जो बैठी सब्जी घर में बैठी हुई थी, खाना शाना खा चुके थे, ये तकरीबन इशा के बाद का टाइम था, और वो मां से फरमाइश कर रहा था। मां खामोशी से सुनती रही। जहां पे उन्होंने दोनों बच्चों को दुनियावी तालीम दी थी, वहां पे उसी मां ने जिस तरह शादी से पहले गली के बच्चों को कुरान मजीद की तरबियत देती थी, कुरान मजीद पढ़ाती थी, तो इसी तरह अपनी बेटी और बेटे कामी को भी उन्होंने कुरान मजीद पढ़ा दिया था। दोनों बच्चे माशाल्लाह कुरान मजीद पढ़ते थे और माँ अक्सर कामी के साथ इस बात पर लड़ती कि वो नमाज अपनी मिस छोड़ देता था, और माँ उसको बार बार कहती थी कि मेरी क्या अदब व एहतराम में, क्या मेरी तालीम व तरबियत में, क्या मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है कि तुम्हें बार बार मुझे नमाज का कहना पड़ता है, तो क्यों छोड़ देते हो। तो कामी पढ़ भी लेता था लेकिन अक्सर नमाजें छोड़ भी देता था। और अक्सर मां की ख्वाहिश होती कि बेटी और बेटा तिलावत कुरान मजीद लाजमी किया करें। उस रात वो मां से बहस कर रहा था, पैसों के लिए डिमांड कर रहा था कि मुझे इतने पैसे लाजमी चाहिए, और मां इसलिए खामोश थी कि और बेटे को कह रही थी अब तुम सो जाओ, इतने पैसे नहीं हैं, मैं इतने पैसे तुम्हें कहां से दूं। तो कामी ने कहा, मुझे बताइए मैं अपने दोस्तों को क्या जवाब दूं। आप नहीं चाहती कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकूं। तो मां ने कहा, मैं चाहती हूं तुम जाओ, लेकिन इतने पैसे मेरे पास नहीं है, हम इतनी बड़ी नौकरी नहीं करता तुम्हारा बाप, एक छोटी सी सरकारी नौकरी करता है, उसमें से जितने पैसे मिलते हैं हम तुम्हें दे देते हैं। हमने तुम्हें लाड से पाला है, जो जो तुमने फरमाइश की हमने पूरी करने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हारी फरमाइशें अब बढ़ती ही जा रही हैं, उनको पूरा करना हमारे लिए काफी मुश्किल है। जिस तरह अभी तुम इतनी बड़ी रकम का तकाजा कर रहे हो, इतनी बड़ी रकम हम कहां से लाएं। जाओ अपने कमरे में लेटो। मां ने उसको गुस्से से डांटा। कामी उठा और अपने कमरे में चला गया। मां जानती थी बेटा गुस्से होकर, नाराज होकर कमरे में गया है, सुबह तक मूड ठीक हो जाएगा, लेकिन आज शायद कामी ने भी ठान ली थी कि वो पैसे निकलवा के रहेगा। जब वो कमरे में गया तो यही बात मुसलसल सोच रहा था कि सुबह दोस्तों को क्या कहूंगा, उनके साथ मैं डन करके आया हूं कि हाँ मैं भी चलूंगा, और अगर ट्रिप पे जाना है तो इतने पैसे तो जमा करवाने पड़ेंगे तभी मैं जा सकूंगा, वरना मैं कैसे जाऊंगा, मेरी बहुत इंसल्ट हो जाएगी।
सब मुझे कह रहे थे कि तुम नहीं चलोगे, और मैं उनके साथ वादा करके आया हूं कि मैं चलूंगा, लेकिन उनको वो ये बता नहीं सकता था दोस्तों को कि मेरा पैसों का मसला है। काफी देर कमरे में सोचने के बाद जब उसको महसूस हुआ नहीं, उसको मां के साथ दोबारा से इस टॉपिक पे तकरार करनी चाहिए और मां से पैसे निकलवाने चाहिए, तो वो दोबारा से उठा और मां के पास आ गया। मां अब बिस्तर में जाने की तैयारी कर चुकी थी। सर्दियों की यह रात थी, और जब वो मां के करीब पहुंचा जो सोने की बिल्कुल तैयारी में थी, तो उसने वही बात फिर से रिपीट की। कहा, मुझे नहीं पता मां, आखिरी दफा मैं कह रहा हूं, मुझे पैसे चाहिए। इस दफा उसका लहजा इस अंदाज का था जैसे वो फैसला कौन बात करना चाह रहा हो, मां देने हैं पैसे या नहीं देने। बात के अंदर अदब तो था, लहजा इस तरह का था, मां मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए। तो मां ने कहा नहीं है मेरे पास पैसे। मां को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा मैं तुम्हारे बाप को इस वक्त जगाऊं, करूं उनसे ये बात? जब तुम्हें कह दिया है पैसे नहीं है तो मैं कहां से लाऊं? उसने कहा मां अगर मुझे पैसे ना मिले तो मैं ये घर भी छोड़ दूंगा, मैं ऐसे घर में रहना ही नहीं चाहता यहां पे सिसक सिसक के बंदा जिए, जहां पे इतना भी इंसान के पास नहीं है कि दोस्तों के साथ वो बाहर कहीं जा सके। मां को ये लहजा, ये अंदाज बहुत बुरा लगा। मां ने कहा क्या कह रहे हो तुम? उसने कहा हाँ मां, मैं फैसला कर चुका हूं, मैं ठीक कर रहा हूं, मैं ठीक कह रहा हूं, अगर मुझे पैसे ना मिले तो ये मैं घर छोड़ दूंगा। मां उसकी मुंह की तरफ देखती रही और खामोश रही, जिस तरह वो पूछना चाह रही हो क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? और उसने आगे से कहा हां, मुझे आपसे सुनना है, आप मुझे पैसे दे रही हैं कि नहीं? तो मां ने गुस्से में कहा नहीं, नहीं है मेरे पास पैसे। मां का ये कहना था कि उसी वक्त उसने कहा ओके मां, ठीक है, मैं आज से इस घर को छोड़ रहा हूं और मैं जा रहा हूं। क्योंकि वो अंदर से फैसला करके आया था। मां ने जब उसको अंदर भेजा था तो उस वक्त वो फैसला नहीं कर पा रहा था। अब जब वो दोबारा बाहर आया था तो फैसला कर चुका था। जैसे ही उसने कहा ओके मां मैं जा रहा हूं, वो सीधा बाहर वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। और मां जो सोच भी नहीं सकती थी कि वो ये हरकत कर गुजरेगा, उसने फौरन पीछे से आवाज दी कामी, बात सुनो कामी। और मां कामी कामी करती रह गई। उसने मां की एक भी ना सुनी, बाहर का दरवाजा खोला और बाहर चला गया। बहन जो सारी बात सुन रही थी मां के पास पहुंची और कहा मां परेशान ना हो, मुझे पता है ये कहीं नहीं जाएगा, ये थोड़ी देर के बाद ही वापस आ जाएगा, ये कहीं नहीं जा सकता। अब ये बड़ा जैसे जैसे होता जा रहा है, इसकी फरमाइशें भी बढ़ती जा रही हैं। इसको सोचना चाहिए मां बाप कहां से लेके आए। अगर मां बाप के पास हों और वो ना दे वो तो एक और बात है, जब है ही नहीं तो क्यों इस तरह तंग कर रहा है? मां होती है। उसने कहा इतनी ठंड है बाहर, ये पगला इस वक्त कहां जाएगा? उसने कहा मां कहीं नहीं जाएगा, थोड़ी देर तक वापस आ जाएगा। अब वो बड़ा हो चुका है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, इतना बच्चा भी नहीं है। सिस्टर ने भाई को इस तरह बाहर जाता देख के मां को संभाला और जो गुस्से में दरवाजा खोल के बाहर आ गया था, जब गली में आया तो गली सुनसान पड़ी हुई थी। गली के अंदर कोई भी बशर नहीं था और वो गुस्से से उस गली में चलता 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 मेन रोड तक आ गया। और मेन रोड पे आके उसका दिल भी धक से अजीब सा हो गया। मेन रोड भी बिल्कुल वीरान सी पड़ी थी। मेन रोड पे भी गाड़ियां थी तो ना होने के बराबर, कभी कभी कोई गाड़ी शां करके गुजर जाती। वो हैरान हो गया क्योंकि रात का तकरीबन कोई 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो चुका था और वही सर्दियों का एक माहौल था जिसमें एक बिल्कुल ठंडती सर्दी की रात। तो कोई आवारा कुत्ता या आवारा बिल्ली भी नहीं थी जो उसको गली में नजर आ सके या रोड पे कहीं नजर आ सके, जो अमूमन अक्सर नजर आ ही जाते थे। वो भी उस सर्दी की वजह से कहीं पे छुप के बैठे हुए थे, छुप के लेटे हुए थे। जब मेन सड़क पे आके वो खड़ा हुआ गली से निकलने के बाद, तो वो खुद भी सोचना शुरू हो गया कि मैं गुस्से में बाहर निकल तो आया हूं, अब मां को परेशान करने के लिए मेरे पास एक ही हल है, मैं फलां दोस्त के घर चला जाता हूं, आज रात वहीं पे गुजारता हूं। और जब आज रात सारी घर नहीं आऊंगा तो मां का दिल पसीज जाएगा, मां की अकल ठिकाने आ जाएगी, मां मजबूर हो जाएगी अपनी ममता के हाथों और कल मुझे पैसे दे देगी। और फिर मरहला था कि किसी टैक्सी वाले को, किसी गाड़ी वाले को वो रोके
और उनसे लिफ्ट मांगे या उनको किराया दे के टैक्सी में बैठ के अपने दोस्त के घर जाए। उसको अब ठंड का एहसास भी हो रहा था। जिस गुस्से में वो घर से बाहर निकल आया था, गली में और गली से मेन तक उसको ठंड का एहसास नहीं हुआ था, वो गुस्से में था। और जब दिमाग थोड़ा सा ठिकाने में आया, गुस्सा कम हुआ, तो अंदाजा हुआ बाहर बहुत शदीद ठंड है। उसी वक्त दूर से गाड़ी की लाइटें उसको नजर आई तो उसकी जान में जान आई कि इस टटरती सर्दी में यक बख्ता हवा जहां पे चल रही है, जहां पे कोई भी बशर नहीं है, सामने से गाड़ी आ रही है। शुक्र अदा किया खुदा का कि इस गाड़ी को हाथ देता हूं। गाड़ी जो दूर से बहुत तेजी से चलती हुई आ रही थी, पास आने पर बिल्कुल स्लो हो गई। वो समझ गया कि कोई टैक्सी वाला था जो इस यख बस्ता ठठरती रात में, सर्दी की भरी रात में इतनी तेजी से जो शुरू में आ रहा था, शायद वो भी मायूस हो के अपने घर जा रहा था कि आज सवारी नहीं मिलनी। लेकिन वो कामी को देख के ना सिर्फ स्लो हो गया बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इस तरह उसके करीब आने लगा कि कामी को हाथ भी नहीं देना पड़ा। समझ चुका था कि टैक्सी वाले को पता लग गया है कोई सवारी खड़ी है। टैक्सी जैसे ही वो गाड़ी उसके बिल्कुल करीब आके रुकी तो कामी पिछला गेट खोलने के लिए जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया तो आगे बैठे हुए ड्राइवर ने पीछे हाथ करके दरवाजा अंदर से उसके लिए बकायदा खोल दिया। जल्दी से वो गाड़ी के अंदर बैठा तो उसकी जो शदीद ठंड की वजह से बुरी हालत थी, गाड़ी के अंदर बैठते ही वो अपने हाथ इस तरह गर्म करने लगा कि कम से कम अपने हाथों को जो यख बस्ता कर चुका है गर्म करे। अब गाड़ी के अंदर बैठा हुआ वो जो ड्राइवर था अगली सीट पे बैठा था और कामी पीछे मुंतजिर था कि वो एड्रेस बताए कहां जाना है उसने। तो उसने जल्दी से अपने दोस्त का एड्रेस बताया कि मुझे इस एड्रेस पे पहुंचा दो। गाड़ी जो स्टार्ट ही थी, गेट बंद हुआ, एड्रेस बताया गया और गाड़ी चल पड़ी। जिस रास्ते से वो जा रहे थे, ये रास्ता तो बिल्कुल क्लियर था। थोड़े ही आगे जाते ही बाकायदा धुंध शुरू हो गई। ऐसा बहुत सी जगहों पे होता है, जो खुली आबादी वाली जगह होती हैं वहां पे धुंध शुरू हो जाती है। कुछ जगहों पे कम होती है, कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा होती है। कामरान की गली और मेन तक जो धुंध थी ना होने के बराबर थी, लेकिन थोड़ी ही दूर जाते ही धुंध ने पूरे माहौल को जो लपेटा हुआ था, तो गाड़ी को अपनी स्पीड आहिस्ता करनी पड़ी। आहिस्ता आहिस्ता स्पीड के साथ चलती हुई गाड़ी आगे बढ़ रही थी। ड्राइवर बहुत ही मोहतात तरीके के साथ गाड़ी चला रहा था और कामी पीछे बैठा सोच रहा था कि अब नेक्स्ट उसको क्या करना है। दोस्त के घर तो वो पहुंच जाएगा, रात भी वहीं गुजार लेगा, कल क्या करना है। अगर माँ ने कल भी पैसे ना दिए तो फिर वो क्या करेगा, कैसे जाएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि उसका बहुत दिल था कि वो लाजमी अपने दोस्तों के साथ इस ट्रिप पे जाए। तो बैठा सोचने लगा, अगर माँ ने इनकार कर दिया तो फिर मैं अगला कदम क्या करूंगा, क्या शर्मिंदा हो के दोस्तों को ये बात बता दूं कि पैसों का मसला है या क्या करूं। इस तरह की बातों में सोचते हुए उसका ध्यान बिल्कुल नहीं रहा कि गाड़ी की स्पीड और स्लो हो चुकी है, धुंध बहुत ज्यादा हो गई है और बढ़ चुकी है धुंध। गाड़ी के अंदर खामोशी थी, हल्की हल्की उस इंजन की आवाज थी जो बंद शीशे, बंद दरवाजों के अंदर भी इंजन की आवाज, चलने की आवाज ये एहसास पैदा कर रही थी कि गाड़ी रुकी हुई नहीं है, गाड़ी रोड पे रवां दवां है, बिल्कुल आहिस्ता चल रही है, लेकिन इंजन इस बात की गवाही है कि सफर मंजिल की तरफ जा रहा है। सफर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, मंजिल करीब आ रही है। इसी तरह जब चलते चलते काफी देर हो गई तो कामी को महसूस हुआ जो उसके घर का एड्रेस, उसने दोस्त का एड्रेस बताया था, उसको तो आ जाना चाहिए था। अब गाड़ी को काफी देर हो गई है लेकिन अभी तक वो एड्रेस नहीं आया। तो उसने ड्राइवर को मुखातिब होकर कहा, भाई कितनी और देर लगाओगे, इतना दूर भी नहीं है, काफी देर हो गई है, जल्दी पहुंचाओ। अब वो ख्यालों से निकल आया था, उसको इस एहसास ने घेर लिया था कि टाइम काफी हो गया है, क्यों नहीं मैं अभी वक्त पहुंच रहा।
फिर थोड़ी देर के बाद उसने ड्राइवर को फिर मुखातिब कहा, भाई सुन रहे हो मेरी बात, क्या हो गया है, इतना स्लो जो चल रहे हो, काफ़ी देर से मैं आपसे कह रहा हूं कि घर आ जाना चाहिए, अभी तक घर क्यों नहीं आया। ड्राइवर की तरफ से बिल्कुल खामोशी रही, गाड़ी चलती रही। और फिर थोड़ी देर के बाद जब उसको लगा कि अब उसको उलझन पैदा होनी शुरू हो गई है, काफ़ी लंबा सफ़र कर लिया है, लेकिन जो एड्रेस था वो इतना दूर नहीं था, माना कि स्पीड स्लो है, धुंध है, लेकिन ड्राइवर जिस अंदाज में चला रहा है, लगता है ये आज नहीं पहुंचाएगा, सुबह पहुंचाएगा। तो उसने कहा, भाई क्या सुबह मुझे पहुंचाना है, रात में इस गाड़ी में गुजार दूंगा, बोलते क्यों नहीं हो, मैंने तुम्हें जो एड्रेस समझाया था एड्रेस भूल गए हो, मुझे बता तो दो, मसला क्या है। ड्राइवर आगे से खामोश रहा। तो इस वक्त कामी को शदीद गुस्सा आ गया, तो जोर से बोला, तुम बहुत ही निहायत बदतमीज इंसान हो, किसी बात का जवाब तक नहीं दे रहे, और जिस अंदाज में तुम गाड़ी चला रहे हो मुझे लगता ही नहीं है कि तुम सारी जिंदगी मुझे पहुंचाओगे, मैं सारी जिंदगी इसी गाड़ी में बैठा रहूंगा। अब वो जो घर से गुस्सा लेके निकला था, जो रास्ते में ठंडा हो गया था, सोचों में गुम हो गया था, अब वही गुस्सा उसके दोबारा दिमाग पे सवार हो गया। तो गुस्से में धड़ा, ब्रेक लगाओ गाड़ी को, रोको रोको गाड़ी को, उतारो मुझे यहां पे। इतना गुस्से में बोलने के बावजूद कि रोको, ब्रेक लगाओ, गाड़ी को उतारो मुझे, ड्राइवर ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे लगता था जैसे ड्राइवर उसकी बात को सुन ही नहीं रहा। गाड़ी जिस स्पीड से आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, अभी भी गाड़ी चल रही थी, उसने इतने गुस्से में कहने के बावजूद भी ब्रेक नहीं लगाई थी। जब ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाई तो वो बिल्कुल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे बैठा था, थोड़ा सा और इधर हुआ कि ड्राइवर को देख सके, और इस साइड पे हो के, यानी पहले ड्राइवर आगे बैठा है, फ्रंट सीट जहां पे ड्राइवर चला रहा होता है उसके बिल्कुल बैक साइड पे, उसका चेहरा नहीं देख सकता था, तो थोड़ा सा साइड पे हुआ और उसके कंधे को पकड़ के जोर से उसने झंझोड़ा, ब्रेक लगाओ, सुना नहीं तुमने, पागल हो गए हो तुम। और जब उसने उसके कंधे को पकड़ के झंझोड़ा तो उसी लम्हे उस ड्राइवर ने गर्दन को मोड़ा और कामी की तरफ देखा। और जब कामी अंदर, एक गाड़ी के अंदर एक रोशनी थी, उस रोशनी में कामी ने जब उस चेहरे को देखा तो उसके जिस्म में एक शदीद सर्दी की लहर सी दौड़ गई, एक कपकपाहट सी आ गई, एक ठंड जो पहले भी महसूस हो रही थी उसका इस शिद्दत से एहसास हुआ। क्योंकि जो गाड़ी चला रहा था, जब उसने कामी की तरफ मुड़ के देखा तो उसकी जो आंखें थीं उसके अंदर ये जो वाइट वाइट होते हैं ये नहीं था, पुतलियां जो ब्लैक सी होती हैं, ये टोटल आंखें उसकी दोनों ब्लैक थी, उसमें वाइट थी ही नहीं। और उसने उसी वक्त जब उसकी आंखों में देखा कि उसकी आंखें टोटली ब्लैक हैं, उसमें ये वाइट नहीं है, पुतलियां ही पुतलियां भरी हुई हैं ब्लैक, वो एक अजीबो गरीब आंखों को देख के पहले तो डर गया, फिर वो अपने खौफ पे काबू पाते हुए उस कपकपाती आवाज में, कांपती हुई आवाज में बहुत मुश्किल से ये वो जुमला बोल सका, कौन हो तुम। ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही बुज़दिल था, बहुत बुज़दिल नहीं था, लेकिन शायद जिंदगी में ऐसा कुछ आंखों से देखा नहीं था, इसलिए एकदम से उसकी ऐसी हालत हो गई। फिर भी उसने अपनी हालत पे कंट्रोल किया और कपकपाती आवाज में पूछा, कौन हो तुम। और जो काली स्याह आंखों वाला मुड़ के अभी तक उसको देखे जा रहा था, उसी लम्हे उसने अपने मुंह को खोला मुस्कुराने वाले अंदाज में, तो दो बड़े बड़े दांत ऊपर से और दो बड़े बड़े दांत नीचे से क्लियर उसको नजर आए, और वो समझ गया जिसकी आंखें इस अंदाज की हैं और मुंह खोलने पे दो बड़े बड़े दांत ऊपर और दो नीचे भी क्लियर नजर आ रहे थे, वो समझ गया ये बशर नहीं कोई और है। जब उसको इस बात का अंदाजा हो गया तो उसी लम्हे, क्योंकि वो गेट के पास वैसे ही बैठा था, जल्दी से उसने दरवाजा खोला और बाहर छलांग मारी, क्योंकि गाड़ी चल रही थी, स्पीड बिल्कुल स्लो थी। जब वो उसने नीचे छलांग मारी, उसको चोट तो लगी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि वो बेहोश हो जाता। एक एहसास था जान बचानी है और उसने भागना शुरू कर दिया। वो भागता जा रहा था, भागता जा रहा था, भागता जा रहा था।
पीछे मुड़े बगैर, पीछे मुड़ के देखे बगैर कि गाड़ी चली गई है, रुकी हुई है, गाड़ी का ड्राइवर कहाँ है, उसको किसी बात का एहसास नहीं था। वो भागता जा रहा था, भागता जा रहा था कि उसकी आंखों के सामने दरख्तों की कतारें शुरू हो गई। वो समझ गया वो ऐसे एरिया में दाखिल हो चुका है जहां पे जंगल ही जंगल है, दरख्त ही दरख्त हैं। दरख्तों के बीच में अपने आप को बचाते हुए भागते हुए, अंधेरा भी था। अब उसकी आंखें कुछ कुछ अंधेरे को देखने की काबिल हुई थी। एक धुंध, ऊपर से अंधेरा, रात का टाइम, दरख्त। तो भागते भागते कभी वो किसी दरख्त से टकरा भी जाता। काफी दूर भागने के बाद दरख्तों के बीच में दरख्तों से टकराने के बाद भी जब वो एक जगह पे बैठा तो घुटनों के बल वो जमीन पे बैठ गया, क्योंकि उसको इतना सांस चढ़ा हुआ था। अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मजीद वो भाग सके। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि अब अगर वो भागता शायद दिल धड़कना बंद हो जाता। सांस इतनी थी कि उसको रुकना पड़ा सांस ले सके, क्योंकि भागते भागते अब उसको सांस भी नहीं आ रही थी। वो जल्दी जल्दी तेजी से अपनी सांस लेने लगा कि सांस को बहाल कर सके। रुका इसलिए कि दिल की धड़कन भी थोड़ी सी बेहतर हो जाए। और वहीं पे उसने मुड़ के पीछे की तरफ देखा कि वो गाड़ी वाला उसके पीछे आ तो नहीं रहा, पीछे कोई भी नहीं था। यकीनन वो इतनी तेजी से भागता हुआ आया था कि सब कुछ पीछे छोड़ आया था। लेकिन आज इस लम्हे उसके अंदर जो एहसास था कि ये क्या था, ये मैंने क्या देखा है। थोड़ी सी हालत वहीं पे बेहतर हुई तो अब उठा, बजाय पीछे वापस जाने के आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हो गया कि ये मैं कहां आ गया हूं। मैं भाग तो पड़ा हूं, हाँ मुझे याद आ रहा है रोड पे मैं गिरा था, रोड के बाद मैंने नीचे छलांग मारी थी और उसके बाद मैं दौड़ता रहा हूं। दौड़ते दौड़ते मैं दरख्तों के बीच तक आया हूं, दरख्तों से टकराता टकराता यहां तक पहुंच गया हूं। मैं कहां आ गया हूं? हर तरफ दरख्त ही दरख्त हैं। दरख्तों के बीच में ऐसे चलते हुए उसको दूर एक लाइट सी नजर आई। उसकी जान में जान, उस फोग के अंदर भी उसको दूर वो एक लाइट नजर आ रही थी। जब वो गाड़ी के अंदर उस ड्राइवर के साथ बैठा था, उस अजीबुल खलकत मखलूक के साथ बैठा था, तो उस वक्त शदीद धुंध थी। लेकिन इन दरख्तों के बीच में आके धुंध का एहसास तो था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था। इतना था कि उसको दरख्त चीजें क्लियर नजर आ रही थी, इसलिए उसको वो लाइट भी नजर आ रही थी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस लाइट की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। खुदा का शुक्र अदा किया कि सामने कोई आबादी है, कोई लाइट इस चीज का इजहार थी, यहां पे कोई इंसान है, उसका बसेरा है। वो चलता हुआ उस लाइट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा और जब बिल्कुल उस लाइट के करीब पहुंच गया तो उसने देखा वो एक बिल्कुल कच्चा सा मकान है, कि जिस तरह झोंपड़ी नुमा मकान होता है, बिल्कुल एक कच्चा सा मकान बना हुआ है और उसके दरवाजे के बाहर अब खड़ा था। उसको एक मदद की जरूरत थी। उसको शदीद कपकपाहट अभी भी जिस्म के अंदर थी, खौफ अभी भी शदीद उसके ऊपर तारी था। लेकिन जिंदगी जब इंसान को बचानी हो तो सब चीजों को वो पीछे छोड़ देता है। बस एक ख्वाहिश होती है, मैं किसी तरीके इस वक्त से निकल जाऊं, अपनी जिंदगी को बचा लूं। उसने दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया। जब उसने पहली दफा नॉक की तो अंदर से दरवाजा खटखटाने पे कोई भी रिस्पांस नहीं आया। तो थोड़ी देर का इंतजार करने के बाद उसने फिर से दरवाजा पीटा। शायद जो भी थे अंदर वो अंदर सो चुके थे। दूसरी बार जब उसने दरवाजा खटखटाया तो बहुत जोर से खटखटाया। कुछ देर इंतजार किया और जब अंदर से फिर कोई जवाब ना आया तो जैसे ही तीसरी दफा उसने खटखटाने के लिए हाथ दरवाजे पे रखा तो महसूस हुआ दरवाजा अंदर से खुल रहा है। और जब दरवाजा अंदर से खुला तो खोलने वाली कोई और नहीं, एक नौजवान हसीनो जमील लड़की थी। जब उसने दरवाजा खोला तो उसकी आंखों को देखते ही एहसास हो गया वो सोई हुई अभी उठी है। वो गहरी नींद में थी। उसके जगाने से उसके दरवाजा खटखटाने से उसकी आंख खुली है और वो नींद से भरी आंखों के साथ दरवाजा खोल रही थी। और उसने जब सामने लड़के को खड़े देखा तो हैरान होकर पीछे हटी और पूछा, क्या बात है? तो अपनी खौफ उसकी जो पूरे जिस्म पे इस वक्त तारी था, वो कपकपा रहा था। उसने अपने खौफ पे थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए उस लड़की से कहा, क्या मुझे पानी मिल सकता है? तो
तो लड़की उसको जो अजीब नजरों से घूर रही थी, उसने कहा, हाँ मिल सकता है, तुम इस वक्त रात के इस पैर यहां क्या कर रहे हो? आ जाओ, अंदर आ जाओ। उसने दरवाजा इस तरह खोल के साइड पे हट गई जैसे उसको कह रही हो, आओ अंदर आ जाओ। एक ऐसी खूबसूरत लड़की जिसको अगर वो दिन की रोशनी में देखता तो देखता ही रह जाता, रात को जहां पे ऐसे दरवाजे के बाहर खटखटाते हुए, जहां उसको खुद नहीं पता था जान बचाने के लिए वो दरवाजे को खटखटा रहा है कि कोई अंदर से बाहर निकले तो मुझसे मदद मांग सकूं, और जब इतनी खूबसूरत लड़की बाहर निकली तो एकदम से उसके मुंह से निकला, मुझे पानी चाहिए। क्योंकि उसको बाकायदा पसीने आ गए थे, वो भाग भाग के थक गया था, और जो सामने मौजूद थी वो इतना हसीन और जमील थी कि उसने इससे पहले जिंदगी में उसको कभी नहीं देखा था। रात की इस अंधेरे में भी वो चमक रही थी, इतना सफेद, इतना गोरा उसका रंग था कि वो इस अंधेरे में भी इतनी चमक रही थी। जब उसने उसको रास्ता दिया और वो आगे की तरफ बढ़ा तो उसको लड़की लेके अंदर घर में दाखिल हो गई। वो घर क्या था? एक झोंपड़ी नुमा एक घर था, कच्ची उसकी दीवारें थी, 2 लालटेन थे जो रात को अंदर जल रहे थे, लेकिन उन लालटेन की रोशनी ऐसी थी कि उस रोशनी के करीब पहुंच के जब वो लड़की उसके लिए पानी भरने लगी तो उस वक्त उसने उसको गौर से देखा तो एहसास हुआ जितना उसको बाहर उसने हसीन और जमील समझा था वो उससे कई गुना ज्यादा हसीन और जमील थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके लंबे लंबे बाल, बस एक लम्हा भी ऐसा नहीं था कि जब वो उसके चेहरे से अपनी आंखों को हटा सकता। वो मुसलसल टिकटिकी बांधे उसके चेहरे को देखे जा रहा था। वो उसके लिए पानी भर के लाई, साथ एक और बिस्तर भी था जिस पे कोई अभी भी गहरी नींद सो रहा था। एक गिलास जिसके अंदर उसने पानी भरा और उसको ला के दिया और कहा, ये लो पानी। तो वो जो मुसलसल उसको टिकटिकी बांधे देखे जा रहा था, उसने जल्दी से पानी लिया और उसके चेहरे की तरफ ही देखते देखते पानी पी लिया। उस लड़की ने उससे पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? और रात के इस पहर यहां क्यों आए हो? कुछ खाओगे क्या? तुम्हें भूख लगी है? ये इतने ज्यादा सवालात थे जो उसने इकट्ठे कर दिए थे। कौन हो, नाम क्या है, इस वक्त यहां पे क्यों हो, और साथ ही के कुछ खाओगे? तो उसने गर्दन ऐसे हिला दी बगैर मुंह से कुछ कहे कि हां खाऊंगा। वो समझ गई इसको भूख लगी है, कुछ खाना चाहता है। तो वो गई नीचे जमीन पे, एक हांडी जो उसने पकाई थी, मट्टी की एक हांडी थी, चूल्हा सा बना हुआ था मट्टी का, उसके ऊपर मट्टी की एक हांडी रखी हुई थी, उसके अंदर उसने कुछ पकाया था। जस्त की एक प्लेट के अंदर उसने कुछ था, उसके अंदर से निकाला, उस प्लेट में डाला और ला के उसको दिया। ये लो, रोटी तो अब घर में नहीं है, सालन ही है, शोरबा पी लो और बोटियां खा लो। वो अभी तक उलझा हुआ था, इतनी हसीन और जमील लड़की, वो भी इस कच्चे सी घर में रह रही है। जिस रोशनी को देख के वो इस घर की तरफ आया था, वो ऊपर जो छत के ऊपर लटके हुए लालटेन थे, वो उसकी रोशनी थी जो उसने उसको दूर से दिखाई दी थी, और वो इस घर की तरफ आ गया था। अंदर इतनी हसीन लड़की देख के वो खुद भी परेशान था और ऐसा महव हुआ कि टिकटिकी बांधे देखे जा रहा था। इर्द गिर्द का कोई होश ही नहीं रहा था, इतना होश भी नहीं रहा था मैं कौन हूं, मेरे ऊपर क्या बीती है, कैसे जान बचा के भागा हूं, यहां पे आया हूं। उस लड़की का हुस्न, ऐसा हुस्न, ऐसी हसीन और जमील, ऐसी खूबसूरत कि उसमें इतना महव हो गया कि बस उसको देखे जा रहा था। जो वो कही जा रही थी वो किए जा रहा था। जब उसने ला के उसको शोरबा दिया और वो सालन जो उसने उसको दिया और बोटियां दी, उसने उसको थोड़ा सा पिया तो उसका जायका अजीब सा था। उसने पहले कैसे कभी भी ऐसा जायका नहीं पिया था, खाया था, लेकिन उसको अंदाजा हुआ शायद गुर्बत जो इस घर के अंदर थी। तो पका तो उसने लिया, लेकिन शायद उस गुर्बत की वजह से नमक मिर्च मसाले ये इसके पास ना हो। तो उसने एक निगाह उसी वक्त घर के अंदर डाली तो उसको सामने एक फट्टा सा नजर आया। उस फट्टे के ऊपर चंद बर्तन रखे हुए थे, जो पुराने जस्त के, स्टील के नहीं, जस्त के बने हुए टेढ़े मेढ़े बर्तन होते हैं। कुछ बर्तन रखे हुए थे, कुछ सामने ट्रंक पड़े हुए थे, और इस घर के अंदर बहुत ही कम सामान था।
गुर्बत झलक रही थी कि इस घर में रहती तो एक हीरा नुमा लड़की है, जो हसीन और जमील है, एक हीरा है, लेकिन गुर्बत ही गुर्बत है और सामने चारपाई पे भी कोई सो रहा है। जब उसने घर की इस तरह की कंडीशन सारी देखी, गुर्बत देखी, और उसको खाने का जायका भी बद जायका सा लगा, लेकिन ये एहसास कि गुर्बत की वजह से शायद कुछ डालने को भी ना हो, जिनके घर में रोटी तक नहीं है, उन्होंने गुजारा कर ही लिया। तो वो लड़की उसको खाना देके सामने खिड़की के पास जाके खड़ी हो गई। जहां पे फट्टा लगा हुआ था उसके साथ बर्तन थे, तो वहीं पे एक खिड़की थी जिसके साथ लड़की जाके खड़ी हो गई। अब जब पूरे घर का उसने एक दफा देख लिया, गुर्बत का एहसास हो गया, फिर उसके जहन ने कहा, इतना कच्चा घर, इतना गुर्बत, जहां पे हम लोग तो, मेरी माँ ने मुझे पैसे नहीं दिए और मैं नाराज होकर घर से निकल आया हूं, ये लोग कैसे जी रहे हैं जहां पे टूटी फूटी चारपाई है, सोने के लिए भी प्रॉपर चारपाई नहीं है, दरख्तों के बीच में ये एक झोंपड़ी सी, एक कच्चा सा घर बना हुआ है, जिनके इस तरह के बर्तन, और ये अभी वो सब कुछ सोच रहा था कि वहां इस घर के अंदर इतनी हसीन और जमील वो खूबसूरत लड़की रहती है। और फिर उसकी निगाह उस लड़की की तरफ गई जो उदास सी खड़ी सामने खिड़की को देख रही थी, कि वहीं पे उसकी निगाह पूरी बॉडी को जब उसने देखा तो उसके बहुत ही लंबे बाल थे। उस वक्त तो उसने बाल पीछे उसने खोले हुए थे, वो देखे थे। अब वो उसके बालों को गौर से देखना शुरू हुआ तो पता लगा उसके बाल नीचे तक चले गए हैं। और जब बालों को फॉलो करते करते नीचे उसकी निगाह पड़ी तो उसकी जान निकल गई। उसको ऐसे लगा कि अभी उसका सांस बंद हो जाएगा, यहीं बैठे बैठे वो बेहोश हो जाएगा, यहीं बैठे बैठे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसका दिल फट के बाहर आ जाएगा। वो जो लड़की खिड़की तरफ मुंह करके वो जो लड़की खड़ी हुई थी, उसके पांव उल्टे थे। वो समझ गया कि वो जो इतनी हसीनो जमील जिसको वो देख रहा है, उसके पांव उल्टे हैं। और उसी लम्हे लड़की ने भी मुड़ के उसकी तरफ देखा तो वो समझ गई कि इसने मेरे पांव देख रहे हैं, क्योंकि उस वक्त वो टिकटिकी बांधे खौफ के आलम में उसके पांव को बैठा देख रहा था। वहीं पे लड़की ने जब देख लिया तो लड़की ने एक जुमला कहा, खुश आमदीद मेरे नए शिकार। उसके बाद वो उसकी तरफ लपकी। जिस हाथ में वो बर्तन लिए बैठा था, उसी वक्त उसकी निगाह उस बर्तन के अंदर पड़ी हुई शोरबे के अंदर पड़ी तो उसको नजर आया कि जिसको वो बोटी समझ रहा था वो बोटी नहीं, वो एक इंसान की उंगली है जो उस प्लेट में पड़ी है। वो कोई इंसान का पका हुआ गोश्त था जो उस प्लेट के अंदर था, जिसको वो अजीब बदजायका समझ के, उसकी गुर्बत समझ के शोरबे को पी रहा था। उसके अंदर इंसान की उंगली थी। और वो जो सामने जो जुमला कह के उसकी तरफ अब लपक रही थी, अब वो एकदम से बदलना शुरू हो गई थी। वो जो इंतहा की गोरी थी, इंतहा का सफेद रंग था, वो एकदम से काला स्याह रंग हो गया। उसकी आंखें जो खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें थी, अब वो आंखें गायब हो चुकी थी। आंखों की जगह अंदर खाली थी। उसकी गालें अंदर इतनी पिचक गई थी कि ऐसे लगता था गोश्त है ही नहीं, हड्डियां ही हड्डियां हैं। पूरा चेहरा ऐसे हो गया था जैसे गोश्त नाम की चीज ही कोई नहीं है, हड्डियां ही हड्डियां हैं। और हाथों के नाखून यूं तेजी के साथ उसके बड़े हो रहे थे और उसी उल्टे पांव के साथ वो चलती हुई भयानक जो बन चुकी थी, वो जितनी ही खूबसूरत थी अब उतनी ही भयानक खौफनाक हो चुकी थी। एक ऐसी लड़की जो आपके सामने हो, जिसकी आंखों की जगह पे गड्ढे हों, उसके गाल इतने पिचक चुके हों कि हड्डियां तक नजर आ रही हों, और उसके बड़े बड़े हाथ हों खौफनाक। उसके जो बाल सिल्की बाल नजर आ रहे थे, अब वो मट्टी से उलझे हुए ऐसे बाल थे जो पता नहीं कई सालों से जैसे वो ना नहाई हो। और पूरा उसका वो जो गोरा रंग था वो काला स्याह हो चुका था। हाथों के बड़े बड़े नाखूनों के साथ साथ काले स्याह उसके हाथ हो चुके थे और वो अब उसकी तरफ लपक रही थी। अगर उसके साथ उसकी मां की शायद दुआएं ना होती तो वहीं पे बेहोश हो जाता, वहीं पे गिर जाता और वो उस तक पहुंच जाती जिस हाथ में
वो प्लेट जिसके अंदर वो इंसानी उंगली थी जो वो लेके बैठा था, और वो उल्टे पांव वाली उसके सामने आ रही थी उस सर्द रात में, जहां इंसान खौफ के मारे बेहोश हो जाए। अभी भी वो बैठा कपकपा रहा था, उसके हाथों के अंदर जो प्लेट थी वो कांप रही थी, और वो उसके अंदर वो जुमला बोलने के बाद खुश आमदेद मेरे नए शिकार उसकी तरफ बढ़ रही थी, और उसके बिल्कुल अब करीब पहुंच चुकी थी, इतनी करीब कि उसके बिल्कुल सामने आ गई। उसी लम्हे उसके अंदर एक हिम्मत, एक ताकत, खुदा ने शायद आज उसकी ज़िंदगी लिखी हुई थी, इसलिए उसके अंदर एकदम से एक एनर्जी आई, एक ताकत सी आई। उसने वही प्लेट उठा के ज़ोर से उसके ऊपर मारी, और जैसे धक्का सा देते हैं उसी प्लेट के साथ ही उसको पकड़ के उसको ज़ोर से इस तरह धक्का दिया कि वो पीछे की तरफ हटी, और वो तेज़ी से उठा, और जिस तरीके वो गाड़ी से भागा था उसी तरह तेज़ी के साथ दोबारा से वो भागा। उसने दरवाज़ा खोला और दौड़ना शुरू कर दिया। आसमान से गिरा खजूर में अटका। वो उस अजीबुल खलकत इंसान से तो बच गया था, लेकिन अब वो एक पिच्छल पैरी के घर आ गया था। वो पिच्छल कैरी जो उसको खिला रही थी उसमें इंसानी उंगली थी, शोरबा भी किसी इंसान का था, बद जायका अजीब सा। वो जो हसीन और जमील लड़की बन के सामने खड़ी थी, अब वो इंतहाई भयानक सी एक बुढ़िया टाइप थी, पिचके हुए गाल जिसके अंदर हड्डियां ही हड्डियां थी, भयानक सा चेहरा, और आंखों की जगह गढ़े से पड़ चुके थे, लंबे लंबे नाखून और उल्टे हुए पांव, और बाल ऐसे जिनको कोई भी देखे तो डर जाए, जैसे कई सालों से उन बालों को धोया ना गया हो। वो भाग रहा था, वो जान बचाने के लिए जिस तरफ उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी किसी तरीके, या अल्लाह आज मैं बच जाऊं। अभी भी उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि कभी किसी दरख्त को लगता तो बकायदा जमीन पे गिर जाता, और फिर उठता और फिर भागना शुरू कर देता, फिर उठता और फिर भागना शुरू कर देता। भागते भागते वो थक चुका था, इतनी हिम्मत नहीं थी कि पीछे मुड़ के देख ले, जो वो कह चुकी थी खुश आमदेद मेरे नए शिकार। अब उसके अंदर हिम्मत नहीं था कि उनका सामना कर सके, और इस तरह भागते 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 एक जगह पे वो रुका सांस लेने के लिए, तो वहीं पे उसको एक दरख्त के साथ गधा खड़ा हुआ नजर आया। अब वो इतना अलर्ट भी हो चुका था, खौफजदा भी हो गया था, उसको गधे से भी खौफ आना शुरू हो गया। उसके दिल में ये बात आ गई, कहीं ये गधा भी कोई मसला ना हो, रात के इस पैर इस गधे का क्या काम, ये क्यों यहां पे खड़ा है। फिर उसके दिमाग ने उसको कहा कि अब वो इस तरह खौफ के आलम में इस तरह सोच रहा है, हो सकता है ये दरख्तों का जंगल सा है, किसी का गधा हो, मैं इसको भी जिन या भूत समझ रहा हूं, ये गधा ही है, मुझे इसके करीब जाना चाहिए और इसको ही सवारी बना के निकलना चाहिए। अभी वो इस कश्मकश, इसी फैसला करने के, अभी तक उसने फैसला नहीं किया था कि उसी लम्हे उसको पीछे से एक आवाज आई, और यह आवाज वही भयानक आवाज थी, खुश आमदेद मेरे नए शिकार। ने मुड़ के देखी तो आहिस्ता आहिस्ता वो चलता हुआ वो बिल्कुल उसके करीब आ चुका था। ये वही गाड़ी वाला था जो उसको पहले पहले लिफ्ट दे के आगे मिला था। वो समझ गया अब वो भाग नहीं सकता, वो थक गया है और वो गाड़ी वाला पहुंच गया है। इससे पहले कि वो गाड़ी वाला उसके करीब पहुंचता तो दूसरी तरफ से फिर वही आवाज आई, ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा शिकार है। और ये आवाज उस उल्टे पांव वालों की थी, वही जो उसको झोंपड़ी नुमा घर में मिली थी, जिसके उल्टे पांव थे, जो हसीन और जमील थी, बाद में भयानक चुड़ैल बन गई थी। ये उसी की आवाज थी कि नहीं, ये मेरा शिकार है। और वो गाड़ी वाला वहीं पे रुक चुका और उसने कहा नहीं, तुमसे पहले ये आज मुझे मिला था, ये मेरा शिकार है। तो वहीं पे वो लड़की कही, हाँ अब ये जो यहां पे गधे के रूप में बंधा खड़ा है, ये भी कह देगा मेरा शिकार है, क्योंकि ये मेरे पास आ चुका है। तो एकदम वो अलर्ट हुआ और एकदम उसको झटका सा लगा कि जिसको वो वाकई जिन भूत समझ रहा था, इसका मतलब है ये भी कोई अजीब सी, ये भी वही मखलूक है, एक गधे का रूप धार के खड़ा है। उसने मुड़ के जब दोबारा गधे को देखा तो अब उसके जो कान थे वो बकायदा इतने लंबे होकर जमीन को टच हो रहे थे, और गधे का जो सर था वो गर्दन इतनी ऊंची चली गई थी कि ऊपर दरख्त को जाके टच हो रही थी।
उसी तरह 4 टांगे, उसी तरह बाकी जिस्म, धड़ सेम गधे के साइज का ही वहीं पे मौजूद था, लेकिन कान ज़मीन को टच हो गए थे लंबे होके, और गर्दन इतनी ऊंची हो गई थी कि ऊपर दरख्त को टच हो गई थी। क्योंकि उस लड़की ने जब मुखातिब किया था कि हाँ अब ये भी अब कह देगा कि ये मेरा शिकार है, तो वो समझ गया जब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, गाड़ी वाला और वो चुड़ैल, कि वो कह रहा है मेरा शिकार है और वो कह रही है मेरा शिकार है, तो अब ये भी दावा कर देगा नहीं ये मेरा शिकार है, तो समझ गया ये भी वही मखलूक है। और वहीं पे उसकी आंखों ने देखा वो गाड़ी वाला और वो लड़की एकदम से आमने सामने आए, और बाकायदा तौर पे जिस तरह लड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के हाथ पड़ गए और एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दिया। इतना भयानक आवाज़ें निकाल रहे थे। एक सर्द सी रात, एक नौजवान लड़का जिसके सामने ऐसा कुछ हो रहा है, एक गधा जिसके रूप धार के खड़ा है, वो भी वही मखलूक है, वो अभी तक जुमला बोल नहीं सका, बोलने वाला है नहीं खुश आमदीद मेरे नए शिकार। 2 दफ़ा वो जुमला पहले सुन चुका है। जिन दो ने उनको ये जुमला सुनाया था, अब वो आपस में गुत्थम गुत्था है, लड़ रहे हैं। लड़की अजीब से आवाज़ें निकाल रही है, चीखने का सा आवाज़ है, ऐसी खौफनाक और भयानक आवाज़ है कि उसको कान फटते हुए महसूस हो रहे हैं। और वो जो गाड़ी वाला है उसके मुंह से ऐसी खरखर की अजीब सी खरखराहट की आवाज़ निकल रही है कि उससे भी उसके कान फट से रहे हैं। उन दोनों की लड़ाई में वो जो आवाज़ है, वो ऐसी चीखें हैं अजीबो गरीब सी, के लड़की की चीखें और उसकी खरखराहट उसके कान के पर्दे फाड़ रही थी कि उसने अपने कानों के अंदर उंगलियां डाल दी। वहीं पे ही उसको मां याद आई कि आज मां के साथ में ये बिहेव ना करता तो मेरे साथ ये ना होता। जैसे ही उसको मां याद आई तो मां की वो बात याद आई कि तुम्हें हमेशा कहती हूँ नमाज पढ़ा करो, हमेशा कहती हूँ तिलावत किया करो। जैसे ही वो उसकी नमाज और तिलावत की बात याद आई, ऐसे मौक़ों पे इंसान जब परेशान होता है तो उसको वो अपनी गलती याद आती है कि मैं क्या गलती करता हूँ जिस पर मेरी माँ मुझे डांटती है। तो उसको याद आया नमाज ना पढ़ने पे और तिलावत ना करने में माँ मुझे डांटती है। और जैसे ही लफ्ज़ तिलावत उसके जहन में आया तो उसी वक्त उसने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी, और फौरी तौर पे उसने जितनी भी आयात उसको थी जल्दी के साथ उसने पढ़ना शुरू कर दिया और अल्लाह ताला से कहा मेरे मालिक आज मुझे बचा ले, फिर मैं कभी माँ की नाफरमानी नहीं करूँगा। उसी तरह उसने आयतुल कुर्सी ऊंची आवाज़ में पढ़नी शुरू कर दी। और वो जो लड़ रही थी, जिनकी चीखें आ रही थी, जिनको वो लड़ते हुए गुत्थम गुत्था देख चुका था, जैसे ही उसने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की, जो उसने अपनी कानों में इस तरह उंगलियां दी हुई थी, उनकी आवाज़, चीखें, खरखराहट इतनी ज़्यादा थी कि आयतुल कुर्सी के पढ़ने से चीखें अजीब अंदाज में बदल गईं। इस अंदाज में जैसे वो कह रहे हों रुक जाओ, इसको मत पढ़ो, हमें इससे तकलीफ़ हो रही है। और साथ ही उसने दौड़ लगाई इस अंदाज में कि मेरे मालिक मुझे बचा ले, मैं दोबारा कभी माँ की नाफरमानी नहीं करूँगा। अगर आज इस रात में बाहर ना निकलता तो शायद मेरे साथ भी ये ना होता। इसी तरह आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए, सूरतें पढ़ते हुए भागता रहा, यहाँ तक कि उसको रोड नज़र आ गया। अब उसके अंदर एक और एनर्जी थी, एक और हिम्मत आ गई थी। वो जो कुरान मजीद पढ़ता रोड तक पहुँचा तो उसको सामने गली भी नज़र आ गई। उसी तरह भागता गली में दाखिल हुआ और गली से अपने दरवाजे पे पहुंचा। जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। माँ ने दरवाज़ा खोला तो वो माँ से लिपट गया और कहा माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। माँ जो सोई नहीं थी बेटे की मोहब्बत में, बेटा नाराज़ होकर घर से बाहर गया था, जो जाग रही थी, माँ ने महसूस किया कि बेटा बहुत शदीद कांप रहा है। उसका जिस्म ना सिर्फ कांप रहा है बल्कि उसको बुखार हो रहा है, उसका जिस्म तप रहा है। माँ ने उसको पकड़ा और चारपाई की तरफ लेके गई। जैसे ही उसको चारपाई पे आराम से बिठाया तो वो गिरा चारपाई पे और बेहोश हो गया। कामी 3 से 4 दिन मुसलसल 3 दिन तो शदीद उसको बुखार रहा और चौथे दिन जाके उसका बुखार आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म नहीं हुआ। चौथे दिन भी उसको बुखार रहा, आहिस्ता आहिस्ता उसका चौथे दिन जाके बुखार ख़त्म हुआ। जब वो बिल्कुल ठीक हुआ तब वो इस कंडीशन में आ सका कि अपनी माँ को बता सके, बाप को बता सके, बहन को बता सके कि उसके ऊपर क्या बीती। 3 रातें तो वो बुखार में सिर्फ एक ही जुमला बोलता रहा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देंगे। बस यही एक जुमला था जो उसके मुंह से अदा होता। जब वो ठीक हुआ तब उसने वाक़या अपनी माँ और बाप को सुनाया कि जब उस घर से निकला तो किस तरह गाड़ी के अंदर बैठे हुए अजीबुल खलकत उस इंसान ने उसको कहा खुश आमदेद मेरे नए शिकार, और किस तरह उस झोंपड़ी में मौजूद पिछल पैरी उस चुड़ैल ने उसको कहा
खुश आमदेद मेरे नए शिकार। और किस तरह वो जो गधे के रूप में वहां पे खड़ा था रूप धार के, अब वो कहने वाला था खुश आमदेद मेरे नए शिकार, कि वहां पे वो दोनों पहुंच के और वो आपस में गुत्तम गुत्था लड़ना शुरू हो गए इस बात पे कि वो कहती थी मेरा शिकार है और वो गाड़ी वाला कहता था मेरा शिकार। वहां पे क्या होता उसके साथ अगर वो दोनों ना आते, यकीनन वो जो गधे का रूप धार के खड़ा था फिर वही उसको कहता खुश आमदेद मेरे नए शिकार, और वो फिर उसको उस रात अपना शिकार बनाता। लेकिन अल्लाह ताला को उसकी जिंदगी अजीज थी, वो बच गया।